साथियों, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन आज नागपुर में ऊंट खाना नागपुर में हो रहा है और इसके लिए जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं वो विषय है आरएसएस भाजपा के ब्राह्मणों द्वारा नष्ट संविधान की बात करना और व्यवहार भी संविधान के विरोध में करना यह राष्ट्र को बड़े धोखे का संकेत है। इसके विरोध में क्या करना होगा, एक चिंतन। मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट के आधार पर मुनियप्पन स्वामी मंदिर के अंदर बुद्ध की मूर्ति है, वह बौद्धों के हवाले करनी होगी। उसी तर्ज पर भारत के तमाम प्रसिद्ध मंदिरों के अंदर बौद्ध अवशेष है, इसलिए अयोध्या समेत सभी बौद्ध स्थल बौद्धों के हवाले करने चाहिए, एक ऐतिहासिक अध्ययन। तीसरा विषय है भारतीय पुरातत्व विभाग का आरएसएस भाजपा के द्वारा देश पर ब्राह्मणवाद थोपने का ब्राह्मणी षड्यंत्र चल रहा है, ये तीसरा विषय है। चौथा है रामायण महाभारत बौद्ध जातक कथाओं की चोरी करके लिखे गए हैं, डकैती का पर्दाफाश। पांचवा है बौद्ध विरासत को बचाने हेतु राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करना होगा और उसके लिए राष्ट्रव्यापी संगठन का निर्माण पूर्व शर्त है। साथियों, बहुत सारे विषय हैं, 5 विषय हैं, 5 घंटे का इसमें समय लग सकता है हर विषय पर बात करने के लिए। ना आपके पास समय है, ना मेरे पास अभी इसकी सारी बातें बताने के लिए समय है, मगर इसके बारे में बहुत सारा रिसर्च हम लोगों ने रिसर्च करके सबूतों के साथ बहुत सारी किताबें आप लोगों के सामने लाई। तो उसको आप लोगों को पढ़ना चाहिए और उसके अंदर जो तथ्य और सबूत दिए गए हैं उसका सारे देश भर में प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये प्रचार और प्रसार इसलिए करना चाहिए क्योंकि इस देश में सब कुछ मूल निवासी बहुजनों का है, अर्थात इस देश में बहुसंख्य लोग हम हैं। ब्राह्मण केवल 3.5% है, महाराष्ट्र में 3.5% भी नहीं है। सारे देश का आंकड़ा के आधार पर बता रहा हूं, सारे देश भर में 3.5% है। इस हिसाब से अल्पसंख्य ब्राह्मण संख्या के बल पर हमारे साथ किसी आधार पर मुकाबले में टिक नहीं सकते। इसलिए ब्राह्मणों के द्वारा जो हम लोगों की विरासत है और उस विरासत के साथ इस देश के
120 करोड़ से ज्यादा लोगों का बड़े पैमाने पर जो भावना जुड़ी हुई है, उन लोगों का दिमाग बदलने के लिए ब्राह्मणों ने हमारी ही विरासत का ब्राह्मणाइजेशन करके और बहुत बड़े पैमाने पर जो देश के बहुत बहुत फेमस बौद्ध मंदिर थे और बड़े बड़े विशाल विहार थे, ब्राह्मणों ने उन पर कब्जा किया और कब्जा करने के बाद उन लोगों ने उसका इतिहास बदलने की, उसके विरासत को बदलने की, उसके संस्कार को बदलने की कोशिश की। आज भी आप लोगों को जानकारी होगी, कुछ खास तथ्य मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण देश में जितने भी फेमस मंदिर है, मूल निवासियों को मंदिर के किसी भी मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए अलाउ नहीं करते। ब्राह्मण किसी भी मंदिर के गर्भगृह में जहां मूर्ति रखी हुई होती है, और कई जगह पर इन लोगों ने मूर्तियों को कपड़े पहनाए हुए हैं और चेहरे का जो आकार है उसको बदलने के लिए चेहरों के ऊपर भी बहुत सारी बातें लगाई हुई है। जब उसकी सफाई करने का समय आता है मंदिरों को या उन मूर्तियों को धोने का समय आता है, तब ओरिजिनल रूप से वो मूर्ति होती है। तो ये जानकारी लोगों को, मूल निवासियों को नहीं होनी चाहिए, इसलिए ब्राह्मणों ने मंदिरों के गर्भगृह में किसी को भी प्रवेश नहीं है, ये नियम बनाए। ये नियम इस बात का सबूत है कि ब्राह्मण कुछ बातों को छुपाना चाहते हैं। छुपाने का संबंध षड्यंत्र के साथ होता है। यानी अगर किसी की हत्या करनी है तो उसके सारे तौर तरीके छुपकर बनाए जाते हैं, योजना छुपकर बनाई जाती है, प्लानिंग छुपकर बनाया जाता है, उसके लिए हथियार का उपयोग छुपकर किया जाता है। तो ब्राह्मणों के द्वारा गर्भगृह में प्रवेश के लिए अनुमति को रोकना ये छुपाकर रखने का षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र इस बात का सबूत है कि ब्राह्मण कुछ छुपाना चाहते हैं। क्या छुपाना चाहते हैं? वो वही छुपाना चाहते हैं जो उनका है नहीं। और इसका संबंध जो है बुद्ध के साथ में है। और ये सारा काम ब्राह्मणों ने सम्राट बृहदत्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के खानदान का आखिरी सम्राट था, पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने ईसा पूर्व 185 को ये हत्या की गई। बौद्ध सम्राट पुष्यमित्र शुंग, इसकी सम्राट बृहदत्त मौर्य की पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मणों ने हत्या की। और हत्या करने के बाद ही ये सारा जो मैंने पहले बताया ये करने का इतिहास है।
ऐसा नहीं है कि शुंगों का राज जो है ज्यादा देर चला। शुंगों का राज ज्यादा देर नहीं चला। जो मौर्य साम्राज्य का अगर भारत का नक्शा देखो तो ये अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। बहुत सारे जो अभिमानी बौद्ध है, जिनको बौद्ध होने का अभिमान है, गर्व है, होना चाहिए, मगर अभिमान और गर्व रखने वाले लोगों को उनका इतिहास जरूर मालूम होना चाहिए। आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि जो बौद्धों की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तक्षशिला पाकिस्तान में है। मुझे नहीं लगता गर्व से अपने को बौद्ध कहने वाले जो लोग हैं उनको पता है। नालंदा, विक्रमशिला इधर भारत में है, मगर तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान में। क्यों है? क्योंकि सारा का सारा पाकिस्तान बुद्धिस्ट था। सारा उससे आगे जो अफगानिस्तान है वो बुद्धिस्ट था। अफगानिस्तान के आगे और भी बुद्धिस्ट था। अगर नक्शा देखो तो वहां के लोग आकर शुंगों का राज समाप्त किया। इतिहास अगर पढ़ो तो आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलेगा कि वहां के लोग आए, जब उनको पता चला, आकर उन्होंने शुंगों का राज समाप्त किया। और शुंगों का राज समाप्त करने के बाद और फिर बौद्ध राजाओं का, कनिष्क वगैरह जो है, उसके बाद कनिष्क भी सम्राट थे। वो केवल राजा नहीं थे, राजाओं का राजा होता है उसको सम्राट बोलते हैं। राजा और सम्राट में क्या फर्क है, थोड़ा सा ये भी हमारे लोगों को समझ में आना चाहिए। जो राजाओं का राजा होता है वो सम्राट होता है। सम्राट और राजा का फर्क ये है। तो मैं आप लोगों को जो बात समझाना चाहता हूं, ये सारी विरासत, ये जो मद्रास हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया, ये लैंडमार्क जजमेंट है। ये इतना बड़ा फंडामेंटल जजमेंट है कि अगर मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट को प्रेसिडेंट माना जाए, नजीर, प्रेसिडेंट का मतलब है नजीर माना जाए, तो सारे देश भर के जो बड़े बड़े मंदिर है अगर छानबीन किया जाए तो वो सारे के सारे बुद्धिस्ट लोगों के आपको दिखाई देंगे। ब्राह्मणों का क्या है? ब्राह्मण तो विदेशी है, वो यहां का मूल्यवासी नहीं है। सुनो सुनो सुनो, दिमाग में जाने दो। जो मैं कहना चाहता हूं उसे ग्रहण करो, और उसे ग्रहण करके गांव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जाकर के समझाओ। हमारा जो तरीका है, हम जो आपको समझा रहे हैं, वो कोई काल्पनिक बातें नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। और किसी ब्राह्मण ने जो आज तक मैं कह रहा हूं कि ये गलत है, गलत है नहीं कहा अभी तक। किसी ब्राह्मण के पास इतनी योग्यता नहीं है कि वो मोहम्मद में इस्लाम की बातों को गलत साबित कर दे। क्योंकि मैं कोई बात बगैर सबूतों के नहीं बोलता हूं। तो इसलिए मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर सारे देश की विरासत इस देश के मूल्यवासियों की है, थोड़ा सा ये मूल्यवासी वाला, और आजकल ब्राह्मण लोग, आरएसएस के लोग हिंदू मुसलमान का जो मामला खड़ा करते हैं, यानी हिंदू और मुसलमान, अगर मान लो ये दो बातों के आधार पर बातें करते हैं, तो इससे वो क्या प्रमाणित करना चाहते हैं कि एक तो मुसलमान है इस देश में, और जो मुसलमान नहीं है वो सारे हिंदू हैं। और हिंदू कौन है? जो ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों को मानते हैं वो हिंदू है।
ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों को मानने वाले मतलब वर्ण व्यवस्था को मानने वाले, जाति व्यवस्था को मानने वाले, अस्पृश्यता को मानने वाले, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग कर थोपा गया इसको भी मानने वाले, घुमंतु जाति को बहिष्कृत किया गया उसको मानने वाले, महिलाओं को दास बनाने वाले जो धर्म ग्रंथ ब्राह्मणों के हैं। दूसरी महिलाओं का छोड़ो, ब्राह्मणों को पूछो कि तुम्हारे मां के गले में जनेऊ क्यों नहीं है। हमारे मां के छोड़ो, हमारे मां के छोड़ो, हमारा आग्रह नहीं है कि हमारे मां के गले में जनेऊ क्यों नहीं, तुम्हारे मां के गले में जनेऊ क्यों नहीं है। तुम्हारे बीवी के, वो तो तुम्हारी मां है ना, तुम्हारे मां के गले में जनेऊ क्यों नहीं है, तुम्हारे पत्नी के गले में जनेऊ क्यों नहीं है, तुम्हारे बेटी के गले में जनेऊ क्यों नहीं है, तुम्हारे बहू के गले में जनेऊ क्यों नहीं है। हमारी छोड़ो, वो इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इस बात को खुलकर कहने की हिम्मत नहीं रखते कि ये सारे के सारे शूद्र है और हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार शूद्रों को जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं है। ये बात वो कहेंगे नहीं, क्योंकि वो प्रचार में तो हिंदू मुसलमान कह रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदू शब्द सिंधु घाटी की सभ्यता में था नहीं। हिंदू शब्द जब महावीर ने और बुद्ध ने अपना वैचारिक अभियान चलाया उस दौरान उनके साहित्य में हिंदू शब्द था नहीं था। उसके बाद मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ और आखिरी सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की ब्राह्मण पुष्यमित्र सिंह ने। तो ये 10 राजाओं के काल में जो लिटरेचर भारत में अवेलेबल है, जो साहित्य उपलब्ध है, हिंदू शब्द था नहीं था। सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद जो तमाम कनिष्क राजा हुए और बहुत सारे राजा हुए, उसमें हिंदू शब्द नहीं है। गुप्तोत्तर काल में रामायण और महाभारत लिखा गया। अरे रामायण महाभारत में हिंदू है? तुम्हारे वेद में हिंदू शब्द नहीं है, श्रुति में हिंदू शब्द नहीं है, पुराणों में हिंदू शब्द नहीं है, रामायण में हिंदू शब्द नहीं है, श्रुति में हिंदू शब्द नहीं है, गीता में हिंदू शब्द नहीं है। ब्राह्मणों के किसी भी संस्कृत ग्रंथ में हिंदू शब्द उपलब्ध नहीं है। फिर ये हिंदू शब्द आया कब? तो हिंदू शब्द जब मुसलमानों का 7वीं शताब्दी के आसपास आक्रमण हुआ और आक्रमण होने के बाद जो लोग यहां आए, उन लोगों ने यहां की प्रजा को हिंदू कहना शुरू कर दिया। यानी इसका मतलब यह है कि हिंदू आक्रमणकारी मुसलमानों के द्वारा दिया हुआ शब्द है। पराजित प्रजा को, गुलाम प्रजा को, हीन प्रजा को दिया हुआ नाम है। हिंदू शब्द में हीन शब्द प्रधान है। शब्दों का अगर संधि विग्रह करो तो हीन शब्द प्रधान है, मुख्य है। हीन दू, तो हीन शब्द जो है वो दू तो आधा है, हीन शब्द जो है वो मुख्य है। इसका मतलब ये है कि ये हीनतादर्शक शब्द है और स्वाभाविक रूप से जिनको दुनिया में जितने भी पराजित करने वाले लोग होते हैं
वो पराजित होने वाले लोगों को ही नहीं मानते हैं, केवल भारतीय लोगों का मुद्दा नहीं है। तो आक्रमणकारी मुसलमानों ने यहां की प्रजा को हीनता सूचक गुलामों को, जिनको जो वो उनकी प्रजा थे, उनको हिंदू नाम दिया। आक्रमणकारी मुसलमानों ने 1875 तक जो मैं कह रहा हूं वही ब्राह्मण भी कहते थे कि ये शब्द विदेशी है, ये गाली है। दयानंद सरस्वती ने जब आर्य समाज नाम का संगठन बनाया तो दयानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है, ये दयानंद सरस्वती ने कहा। और दयानंद सरस्वती बाल गंगाधर तिलक जो ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता हुए, उसके पहले वाले बड़े नेता है। बाल गंगाधर तिलक के पहले वाले बड़े ब्राह्मण नेता है, उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक है। तो इस तरह से बाल गंगाधर तिलक भी इस शब्द को मानने के लिए तैयार नहीं है। 1922 को जब हिंदू महासभा बनी 1922 को, तब हिंदू शब्द जो है ब्राह्मणों ने दावपेच के तहत स्वीकार किया। दावपेच के तहत क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानते हैं, हिंदू कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कहना और मानना। पुलिस वाले भी सुन रहे, जरा सुन ले, उनका भी प्रबोधन हो जाएगा, जागरण हो जाएगा। उनको पढ़ाते नहीं है, समझाते नहीं है, कोई पुलिस में ट्रेनिंग होना चाहिए। साथियों, ये सारे एविडेंसेस के आधार पर बोल रहा हूं, सारे सबूत डॉक्यूमेंट्री है। जिन ब्राह्मणों ने 1875 तक हिंदू शब्द को गाली कहा, वो 1922 को अपने संगठन का नाम निर्धारित करने के लिए हिंदू शब्द दावपेच के तहत स्वीकार करते हैं। क्या कारण हुआ? 1875 और 1922, 25 और 22, ये साल है। 25 और 22, 47 साल में दुनिया में क्या परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से ब्राह्मणों को दांवपेच के तहत अपने को हिंदू कहना पड़ा। मानते नहीं ब्राह्मण, आज भी ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानते। वे ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानते, इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ले लो। इसका सबूत है कि कोई आदमी कौन है या नहीं है, इसको पहचानने का सबसे सटीक और ठोस एविडेंस क्या है कि जब अपने लड़के और लड़की की शादी करने का समय आता है, तब टेस्ट होता है आदमी, तब टेस्ट होता है कि वो है कौन। तो ब्राह्मण अपने लड़की की शादी करने के लिए ब्राह्मण जाति का ही लड़का ढूंढता है। अगर ब्राह्मण हिंदू है और सारे लोग हिंदू है और ब्राह्मण की लड़की ग्रेजुएट है और एससी एसटी ओबीसी को ब्राह्मण हिंदू कहते हैं, अगर एससी एसटी ओबीसी के लोग भी हिंदू है, तो फिर एससी एसटी ओबीसी के अंदर ब्राह्मण अपने लिए दामाद क्यों नहीं ढूंढता? क्योंकि वो भी हिंदू है, ब्राह्मण के कहे के अनुसार हिंदू है। ब्राह्मण भी अपने को हिंदू कहते हैं, एससी एसटी ओबीसी भी हिंदू है, और एससी एसटी ओबीसी में भी आजकल बड़े पढ़े लिखे लोग मिलते हैं। तो ब्राह्मण अपने लिए दामाद ढूंढने के लिए
जिनको वो हिंदू कहते हैं, SC ST OBC को, कुणबी मराठा को, उनके यहां अपने लड़की का प्रस्ताव लेकर क्यों नहीं जाते हैं कि हमारी लड़की शादी योग्य हो गई है, वो भी पढ़ी लिखी है, और इसलिए आपका लड़का भी पढ़ा लिखा है तो शादी होनी चाहिए, तुम भी हिंदू हो हम भी हिंदू हैं। ऐसा कोई ब्राह्मण कभी कोई प्रस्ताव लेकर नहीं जाता। वो ब्राह्मण दूसरे किसी ब्राह्मण जाति के अंदर जाता है और वहां लड़का ढूंढता है। इससे सिद्ध होता है, ठोस एविडेंस बहुत सारे ठोस एविडेंस सिद्ध करने वाला कि ब्राह्मण प्रचार करने के लिए हिंदू कहता है, मगर अपने जीवन में अपने को ब्राह्मण ही मानता है। कहना और मानना, अगर हिंदू मानना ही नहीं है और केवल कहना है और उसका प्रचार करना है, तो क्यों करना है, क्यों करते हैं प्रचार? क्योंकि 1917 को, ये 22 में जो चेंज हुआ उसका हिस्टोरिकल कारण है। 1917 को इंग्लैंड में एडल्ट फ्रेंचाइज की चर्चा शुरू हुई, आंदोलन शुरू हुआ इंग्लैंड में। हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार नहीं था। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। इंग्लैंड में केवल मात्र पढ़े लिखे और टैक्स पेयर को वोट का अधिकार था। तो वहां के आम लोगों ने, अंग्रेजों ने 1917 को आंदोलन शुरू किया, एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, प्रौढ़ मताधिकार होना चाहिए, वयस्क मताधिकार होना चाहिए, हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार होना चाहिए, और डेमोक्रेसी में हमें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और हमारे सहमति से भी सरकार बनाई जानी चाहिए। जब यह आंदोलन इंग्लैंड में शुरू हुआ तो खतरे की घंटी भारत में बज गई। समझ रहे हो? आंदोलन इंग्लैंड में शुरू हुआ और खतरे की घंटी भारत में बज गई। क्यों? क्योंकि भारत भारत नहीं था, भारत ब्रिटिश इंडिया था। 1917 में भारत भारत नहीं था, भारत ब्रिटिश इंडिया था, यानी भारत ब्रिटेन के अधीन, अंग्रेजों के अधीन था। इसलिए ब्राह्मणों ने, जो उस समय इंग्लैंड में जाके पढ़ते थे, तो उनको जानकारी थी, उनके अंदर यह समझदारी पैदा हो गई थी, उनको यह बात समझ में आई कि यदि इंग्लैंड में प्रौढ़ मताधिकार लागू हो गया तो भारत ब्रिटिश इंडिया है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों भारत में भी प्रौढ़ मताधिकार, वयस्क मताधिकार लागू होगा। अगर भारत में वयस्क और प्रौढ़ मताधिकार लागू हुआ तो ब्राह्मणों ने सोचा, अरे हम तो 3.5% है, अगर 3.5% लोगों को भी वयस्क मताधिकार और भारत के तमाम लोगों को वोट का अधिकार अगर मिल जाता है, हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार अगर मिल जाता है, तो हम तो 3.5% है। 3.5% ब्राह्मणों की संख्या के आधार पर ब्राह्मण ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुन सकता, तो सरपंच बनाने का सवाल नहीं है। जब ब्राह्मण गांव का पंच नहीं चुन सकता तो सरपंच कहां से बनाएगा? जब गांव का सरपंच नहीं बना सकता तो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री कैसे बनाएगा? यह है सवाल। अगर देश की पंचायत का ब्राह्मण प्रधानमंत्री नहीं बना पाएगा तो फिर हमारा वर्चस्व कैसे रहेगा? यह सवाल था। इस सवाल का जवाब ढूंढना था। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने रणनीति बनाई, दांवपेच बनाया।
कि अब हमको ब्राह्मणों को अपने आप को हिंदू कहना है और तमाम मुसलमानों के विरोध में जो भी देश में लोग हैं वो सारे के सारे जो है हिंदू है, ये सारे हिंदू है। ये थ्योरी जो है ब्राह्मणों ने प्रचार में लाने का काम शुरू किया। इसका परिणाम क्या हुआ कि मुसलमानों के विरोध में हिंदू और हिंदू के विरोध में मुसलमान, इस थ्योरी का प्रचार करने वाले भारत में तमाम ब्राह्मण थे। हिंदू मुसलमान के थ्योरी ने ही 14 अगस्त 47 को भारत के टुकड़े किए। ध्यान रखो, बहुत खास बात बता रहा हूं, बहुत फंडामेंटल बात बता रहा हूं, सबूतों के आधार पर बोल रहा हूं। हिंदू मुसलमान के प्रचार ने ही 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान बनाया, भारत के टुकड़े किए। जो लोग आज हिंदू मुसलमान का प्रचार कर रहे हैं, वो लोग अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और कुंबी, मराठा और तमाम सारे देश भर के जो लोग हैं जो ब्राह्मण नहीं हैं, उन लोगों को हिंदू के नाम पर ब्राह्मणों के नेतृत्व में इकट्ठा किया जा सकता है। और अगर ब्राह्मणों के नेतृत्व में हिंदू के नाम पर इकट्ठा करने में हम कामयाब होते हैं तो ब्राह्मण प्रधानमंत्री बन सकता है, नहीं तो ग्राम पंचायत का सरपंच भी नहीं बन सकता। और हुआ, विभाजन भी हुआ और ब्राह्मण देश का प्रधानमंत्री भी बना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे देश में ये सब हो रहा है। उस समय तो 14 अगस्त 47 में तो हमारा कोई संगठन नहीं था, हमारी तो इतनी कोई ताकत नहीं थी। आज कितनी ताकत है? 31 राज्यों में, 567 जिलों में, 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में हमारे संगठन फैला हुआ है। इतना विशाल फैला हुआ है। दोबारा भारत का विभाजन नहीं होने देंगे, मैं ब्राह्मणों को चेतावनी देता हूं। दोबारा भारत का विभाजन नहीं होने देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, दोबारा भारत का विभाजन नहीं होने देंगे। विभाजन के हालात तुम लोगों ने लगभग पैदा कर दिए, लगभग। अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अगर अंतरराष्ट्रीय राजनीति ने अगर हिंदू मुसलमान की समस्या में दखल देना शुरू कर दिया तो फिर दोबारा भारत का विभाजन हो जाएगा। मुसलमानों के 48 देश हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति इस तरह की समस्याओं में दखल अंदाजी करने का काम करती रही है। ये कोई सामान्य बात नहीं बता रहा हूं मैं आप लोगों को, बहुत सीरियस बात है। और इस काम में आरएसएस के लोग शामिल हैं। ऐलान यह कह रहा हूं, आरएसएस के लोग शामिल हैं। आरएसएस के लोग आतंकवादी है। आरएसएस के लोग राष्ट्रव्यापी, राष्ट्रीय स्तर का आरएसएस का, सुन लो, आरएसएस का राष्ट्रीय स्तर का संगठन, इतना बड़ा आतंकवादी संगठन कोई नहीं है भारत में। हमारे पास सबूत है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएफआई पर पाबंदी लगाई, उनके पास सबूत होंगे, लगाई। अगर कोई देश के विरोध में काम कर रहा है, अगर ऐसा सबूत सरकार के पास है तो निश्चित रूप से सरकार के पास ऐसे अधिकार है, हम इसे गलत नहीं मानते। मगर मेरे जानकारी में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि पीएफआई के किसी आदमी को, किसी कार्यकर्ता को
आतंकवाद के मुद्दे पर आजीवन कारावास हुआ, मगर अजमेर बम ब्लास्ट में आरएसएस के कार्यकर्ता को आजीवन कारावास हुआ। पुलिस विभाग के आईजी रिटायर्ड मुशर्रफ साहब, पुलिस विभाग के, ये पुलिस के लोग यहां हैं, वो जानते हैं, मुशर्रफ साहब ने सारे सबूत इकट्ठा किए और उनका कहना है आज भी 18 केसेस आरएसएस पर है आतंकवादी, और उनका वीडियो अभी सोशल मीडिया में, मुशर्रफ साहब का अभी वीडियो सारे सोशल मीडिया में चल रहा है, सारे सबूतों के साथ, उन्होंने सारे रेफरेंस के साथ बारी बातें कही। तो वो आरएसएस जो राष्ट्रीय स्तर का आतंकवादी संगठन है, उसके विरोध में हम लोग काम कर रहे हैं, कोई देशद्रोह का काम नहीं कर रहे। जो लोग जिनको आतंकवाद के मुद्दे पर, अभी भी मेरा यह कहना है, तमाम केसेस में जिन मुसलमानों को, मुसलमान नौजवानों को सजा हुई, अगर जांच कर लो, मालेगांव का मामला तो मैंने खुद टेकअप किया, मालेगांव का मामला जब मैंने खुद टेकअप किया तो मालेगांव के 9 नौजवानों को मेरी वजह से छोड़ना पड़ा, जब मैंने उसको टेकअप किया। हमारे अजहरी साहब अभी जिंदा नहीं है, नहीं तो खुद आकर यहां कहते, बयान देते कि हां मोहम्मद मेश्राम के समर्थन की वजह से ही मालेगांव के 9 नौजवानों को, जिस पर झूठे मुकदमे पुलिस वालों ने डाले और जिन लोगों ने बम ब्लास्ट किया उनको बचाने का काम किया। कर्नल प्रसाद पुरोहित जेल में थे जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई, तो कर्नल प्रसाद पुरोहित को इन्हीं लोगों ने जमानत दिलवाई। प्रज्ञा ठाकुर को सांसद बनाया, केस अभी भी चल रहा है। कर्नल प्रसाद पुरोहित का हेमंत करकरे एटीएस प्रमुख, पुलिस विभाग के लोग हैं, पुलिस विभाग के ही अधिकारी हेमंत करकरे, एटीएस के स्टेट लेवल के प्रमुख, आईबी के कहने पर हेमंत करकरे को, आरएसएस के लोगों को बचाने के लिए उसको मारा। हेमंत करकरे को, पुलिस के ही आदमी को मारा, हेमंत करकरे को मारा। हाँ, साथियों, ये सारे अगर जांच पड़ताल कर लो तो तमाम आरएसएस के लोग जो है सबूतों के साथ पकड़े जाएंगे। कुछ लोगों के तो फोटो मुशर्रफ साहब कहते हैं, कुछ लोगों के तो चेहरे भी वीडियो में रिकॉर्ड में आए थे। वो आदमी गायब है अभी भी, तो उनका कहना है कि वो आरएसएस का आदमी था, बम ब्लास्ट में शामिल था, चेहरा उसका पकड़ा गया था। तो उनका कहना है आरएसएस ने ही उसको मार दिया, आरएसएस ने उसको मार दिया, अपने उनके आरएसएस के आदमी को मार दिया। और उसका जो चेहरा था, ये जो सर था, उसको साथ मिलान करके देखा गया फोटो के साथ, तो वो मिल रहा था। सुनील जोशी की बात ले लो, सुनील जोशी के माता पिता ने कंप्लेन किया कि मेरे बेटे को आरएसएस के लोगों ने मारा। शिंदे का बयान है, पुलिस वाले यहां है, शिंदे ने कोर्ट में अपना बयान दिया कि जितने भी बम ब्लास्ट हुए उसका ट्रेनिंग आरएसएस के हेडक्वार्टर पर दिया गया और मैं उसमें था। शिंदे कह रहा है मैं नागपुर में ट्रेनिंग दिया गया। आरएसएस के लोग संविधान को नहीं मानते, सारे देश भर में प्रचार करते हैं संविधान को। अगर किसी मुसलमान ने कहा तो इमीडिएट पुलिस वाले उसको पकड़ लेते, देशद्रोह है, संविधान द्रोह, देशद्रोह है। आरएसएस के लोग नहीं मानते संविधान को। आरएसएस को अभी 3 साल के बाद 100 साल हो जाएंगे। मैं चुनौती देता हूं पुलिस वालों को भी और तमाम पत्रकारों को भी
कि आरएसएस ने आज तक कोई ऐसा रिजोल्यूशन पास किया जिसमें यह लिखा हो कि भारत के संविधान पर हम विश्वास करते हैं? बताओ। आरएसएस ने कोई ऐसा रिजोल्यूशन पास किया, कोई प्रस्ताव पारित किया कि हम लोग भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं? भारत के संविधान का ही सहारा लेते हैं, आर्टिकल 19 का सहारा लेते हैं आरएसएस वाले, संगठन का प्रचार करते हैं, संगठन का प्रसार करते हैं। सारे देश भर में आर्टिकल 19 के तहत जब इन पर पाबंदी लगाई गई, इमरजेंसी में आरएसएस पर पाबंदी लगाई गई, तो आरएसएस वाले सुप्रीम कोर्ट में गए और कहा ये कांग्रेस वालों ने हमारे आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया। अबे आरएसएस, तुम संविधान मानते नहीं हो और आर्टिकल 19 का ही सहारा ले रहे हो हैं? और अब मैं कोर्ट में गया नागपुर के, वहां विरोध कर रहे, मेरे आर्टिकल 19 का विरोध कर रहे। अरे भाई अजीब किस्म के लोग हैं। उनका जो वकील है मनोहर, तो भाई ये जानकारी ये आरएसएस के लोग चाहते हैं कि ये जानकारी, ये वामन मेश्राम का मोर्चा अगर जाता है तो ये सारी जानकारी देश और दुनिया में हो जाएगी। और हमने जो सारे देश भर में डर फैलाया हुआ है, सारे देश भर में आरएसएस का डर है लोगों के अंदर। डरते हैं लोग पुलिस से उतना नहीं डरते जितना आरएसएस से डरते। शेड्यूल कास्ट के लोग डरते हैं, शेड्यूल टाइप के लोग डरते हैं, नॉमिनी टाइप के लोग डरते हैं, एमबीसी के लोग डरते हैं, ओबीसी के लोग डरते हैं, मुसलमान तो बहुत डरते हैं। सारे तमाम माइनॉरिटी के लोग डरते हैं। और आरएसएस का ये मानना है डर के आधार पर हम इस देश का राजा बन सकते हैं। डर को वो हथियार बना रहे हैं। अगर रूल ऑफ लॉ है देश में, अगर संविधान का राज है, तो ये डर क्यों है? ये डर फैलाने के लिए क्यों अलाउ किया जा रहा है? मैं भारत के तमाम बहुसंख्यक लोगों के मन में जो डर बिठाया गया है उस डर को खत्म करना चाहता हूं। आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाने के पीछे जो उन्होंने सारे देश भर में डर फैलाया, उस डर को खत्म करना चाहता हूं ताकि इस देश की प्रजा भय मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। भय फैलाना भी इंडियन पीनल कोड में अपराध है, आईपीसी में अपराध है। तो ये लोग भय फैला रहे और मीडिया का सहारा लेकर बम ब्लास्ट खुद कर रहे हैं और मुसलमानों का प्रचार कर रहे हैं और पुलिस मशीनरी का सारे देश भर में इस्तेमाल करते हुए गलत बातों को प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं। कानून और संविधान के विरोध में जाकर उन लोगों के द्वारा सारा का सारा काम हो रहा है। मैंने तो बॉम्बे नागपुर के ब्रांच में एफिडेविट लिखवा दिया कि हम लोग, हमारा पूर्व में कोई रिकॉर्ड नहीं है हिंसा का, देख लो, ढूंढ लो कौन सा रिकॉर्ड है हमारा हिंसा का। क्योंकि मैं हिंसा के बहुत ज्यादा विरोध का आदमी। हिंसा से देश का, समाज का, लोगों का, संगठन का किसी का फायदा नहीं होगा। हिंसा ने, हिंसा करने वाले जो संगठन थे कहां है, कहां जीवित? हिंसा से कोई बड़ा विशाल आंदोलन निर्माण नहीं हो सकता। 1857 में ब्राह्मणों ने जब हिंसा का सहारा अंग्रेजों के विरोध में लिया तो अंग्रेजों ने उनको कुचल डाला। इसे सबक लेकर गांधी ने अहिंसा के नाम पर अपना संगठन देशव्यापी बनाया।
इतिहास है, मैं आपको बता रहा। बाबा साहब आम्बेडकर ने तमाम 1916 से लेकर 1956 तक उन्होंने कभी कोई हिंसा का सहारा लिया? कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं जिसको हम मानकर चलते हैं, जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं। तो हमारे पास में इसके सबूत है और हमारी मौलिक विचारधारा हिंसा के विरोध में, हम बिल्कुल भी हिंसा को नहीं मानते। हम इस देश में संगठित शक्ति निर्माण करना चाहते हैं। हम बहुसंख्य लोग हैं, संगठित शक्ति निर्माण करना चाहते हैं, और हिंसा के द्वारा कभी भी संगठित शक्ति का निर्माण नहीं हो सकता। ये मौलिक बात है, ये मौलिक बात हम समझते हैं कि हिंसा के द्वारा संगठित शक्ति का निर्माण संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग कानून और संविधान के दायरे में रहकर अपना सारा काम आज तक करते आए हैं, और नागपुर हाईकोर्ट में हमने हलफनामा दाखिल करके लिखवाया। मगर न्यायपालिका जो नागपुर की हाईकोर्ट की है, उनको गुप्त लेटर लिखकर जो जज 10 मिनट पहले सारे फैसले हमारे फेवर में देने लायक था, और आरएसएस का वकील मनोहर, उसकी बात हमारे वकील ने, फिरदौस मुर्दा ने हर आर्गुमेंट काउंटर किया। मनोहर का आर्गुमेंट खुद जज साहब इनकार कर रहे थे, गलत बोल रहे हो, सारे वकीलों ने हमको बताया। तो मनोहर जो है उसके साथ में खड़े थे, सारे के सारे आरएसएस के लोग खड़े थे उधर, वकील। अभिव्यक्ता संघ जो है आरएसएस का संगठन है वकीलों का। जब उनको देखा कि ये निर्णय तो इनके फेवर में जा रहा है, जब देखा, तब एडवोकेट मनोहर ने एक गुप्त लेटर जज को दिया, और जब गुप्त लेटर जज को दिया तो हमारे वकील ने, फिरदौस मिर्जा ने कहा कि जज साहब, ये लेटर में क्या लिखा हुआ है मुझे जानने का अधिकार है, संवैधानिक, बराबर है, क्या लिखा हुआ है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमना ने कहा फेयरवेल में, धमकियों के खत मुझे भी आते थे, टेलीफोन मुझे भी आते थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा फेयरवेल में, दिल्ली में कहा, तो नागपुर ब्रांच में तो लेवल के हिसाब से छोटे जज है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आता है धमकी के लेटर, तो यहां के जज को धमकी का लेटर नहीं लिखा होगा, कैसे कहा जा सकता है? हैरान करने वाली बात, मनोहर, एडवोकेट मनोहर, जब हमारा वकील कह गया मुझे जानने का अधिकार है, तो मनोहर ने गुप्त है। मनोहर क्या बोल रहे? गुप्त है, गोपनीय है। और अगर वो गोपनीय था तो पैकेट बंद क्यों नहीं था, खुला क्यों था? मेरे वकीलों ने मुझे बताया वो खुला ही था, वो बंद क्यों नहीं था? दूसरी बात, अगर वो गोपनीय था तो मेरे वकील का संवैधानिक अधिकार था, उसको नहीं दिया, अखबार वालों को क्यों दिया? साली बड़ी अजीब किस्म की बात है। मेरे वकील का संवैधानिक अधिकार था, उसको नहीं दिया, क्यों? अगर देते तो उधर ही मेरा वकील उसकी धज्जियां उड़ा देता, सबूतों के साथ उड़ा देता। क्या था उसमें? गोपनीय में अखबार वालों ने लिखा, क्या था? वामन मेश्राम, जो 5 लाख दीक्षा भूमि में लोग आए हैं, वो यहां से ड्रैगन पैलेस की तरफ उधर ही जाते हैं, उसी रूट से जाते हैं। फिर इन्हीं 5 लाख लोगों को लेकर वामन मेश्राम ने साजिश किया कि वही 5 लाख लोग लेकर
आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाने वाले हैं। ये लिखा था उसमें, ये अखबार वालों ने लिखा, आज के अखबार में। इसमें कौन सी गोपनीय बात है? अजीब किस्म की बात, इसमें कौन सी गोपनीय बात है? और अगर ये बात मेरे वकील को बताई जाती, उधर ही धज्जियां उड़ा देता कि हम लोग, ये भक्त लोग जो आए हैं ना दीक्षा, उसके भरोसे पर हमारा आंदोलन नहीं है। हमारा आंदोलन 2 महीने से 31 राज्यों में, 567 जिलों में और 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में आंदोलन की तैयारी हो। वहां से लोग आ रहे हैं। क्या बोल रहे? अरे कितने डरपोक लोग हैं आरएसएस वाले, साले ट्रेनें रद्द कर दिया है। साले क्या गांडू लोग हैं? हजारों करोड़ रुपए का नुकसान कर रहे, राजस्व का नुकसान कर रहे। अरे मैं शांतिपूर्ण तरीके से मोर्चा लेकर जाने की बात कर रहा हूं, मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुझे अंदरूनी जानकारी मिली। आप बोलेंगे अंदरूनी कैसे? तो कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी सारी जानकारी सीआईडी वालों के पास है। मैंने कहा मैं कोई गलत काम करूंगा तो सीआईडी वालों के पास अगर है तो सार्वजनिक कर दे। मगर मैंने कहा सीआईडी में भी हमारी सीआईडी है, सीआईडी में भी हमारे सीआईडी है। और क्योंकि वामसेप जो संगठन है वो तो कर्मचारी लोगों का संगठन है? तो कर्मचारी लोगों का संगठन है, तो उधर तो है हमारे लोग, सारे देश भर में है। वो मुझे बहुत बार बताते रहते हैं। मैंने उनको कहा यार टेलीफोन पर मत बताया करो, मेरा टेलीफोन टेप होते रहता है, क्यों बताते हो? मेरे को आकर मिलकर बताते जाओ। ऐसे ही काशीराम जी के समय में काशीराम जी को भी बताने आते थे, मेरे सामने की बात है, दिल्ली में आते थे। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये अहम बात बताना चाहता हूं कि यदि वो लेटर गोपनीय था तो वो अखबार वालों को क्यों दिया गया, और यदि अखबार वालों को दिया था तो इसका मतलब गोपनीय नहीं था। और यदि वो गोपनीय नहीं था तो गोपनीय कहकर एडवोकेट मनोहर ने न्यायपालिका को गुमराह करने की कोशिश की। संभवतः जब हमारे वकील ने मांग की कि हम लोगों को जानकारी देने का अधिकार है, इसमें क्या लिखा हुआ हमको जानकारी चाहिए, तो जज ने कहा 10 मिनट का एडजॉर्न किया, बहस को 10 मिनट रोका। जज साहब चेंबर में गए। उनको रोकने का मतलब था मैं आने के बाद आपकी बात सुनता हूं, आप रुको, आपकी जो आप बहस कर रहे हैं ना, आप रुको, मैं चेंबर से 10 मिनट रोक रहा हूं, 10 मिनट के बाद आता हूं, फिर आपकी बात सुनता हूं। इसका मतलब रोकने का मतलब यह था। जज साहब ने कहा कि आप रुको, मैं आता हूं, फिर आपको जो कहना है वो सुनता हूं। जज साहब चेंबर में गए। चेंबर में जाने के बाद 10 मिनट के बाद जज साहब कुर्सी पे बैठे आए। आते ही कहा वामन मेश्राम की केस डिसमिस की जाती। अरे सुना ही नहीं। न्यायपालिका को वो गोपनीय लेटर नहीं था, धमकी देने वाला लेटर था। अरे शेम कहने से कुछ नहीं होगा, ये बहुत बेशरम लोग है भाई, जो न्यायपालिका के विरोध में भी षड्यंत्र करने का काम कर रहे। शेम शेम कहने से हम संतुष्ट हो जाएंगे, काम नहीं होगा भाई। कुत्ते के पुंगली में, कुत्ते के पूंछ में पुंगली डालो और 1 महीने के बाद निकालो, क्या होगा? पुंगली सीधी होड़ी जाएगी? होगी क्या? टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी भाई। तो शेम कहने से कुछ नहीं होगा। तो हमारे पूर्वजों ने कहा है
जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से मानते नहीं है, मगर लात भी संवैधानिक होनी चाहिए। ये मेरा कहना है, लात भी अगर आप मारना चाहते हो तो भी संवैधानिक होनी चाहिए। तो जो लात संवैधानिक कैसे होती है? आर्टिकल 19 के तहत संगठन बनाओ, संगठित शक्ति का निर्माण करो, और वो शक्ति इतनी बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ कि केंद्र में तुम्हारी सरकार आ जाए, और सरकार आने के बाद फिर लात मारो, संवैधानिक लात। किसी ने नहीं बताया होगा आज तक, मैं बता रहा हूं आपको। ये इसको कहते हैं संवैधानिक लात, और ये अधिकार संविधान में आपको दिया है, भारत के सभी नागरिकों को दिया है। इसका उपयोग करो। हम उपयोग कर रहे हैं, ज्यादा नहीं, 2030 तक सेंटर में कोई भी सरकार हमारे समर्थन से बनने वाली नहीं है 2030 तक, क्योंकि मुझे मालूम है ना सारे देश भर में हमारी ताकत क्या है, आपको थोड़ी पता है। आप अपने जिले में करते हो, मेरे पास तो सारे देश और जिलों में कहां कहां संगठन की कितनी ताकत है वो मुझे मालूम है। उसके आधार पर बता रहा हूं 2030 तक सेंटर में, राज्यों में नहीं, सेंटर में कोई भी सरकार हमारे समर्थन के बगैर नहीं बनेगी। कोई भी सरकार 2030 तक। 2029 तक 2 लोकसभा के चुनाव होंगे, 24 को और 29 को। कैलकुलेटेड बोल रहा हूं। पुलिस लोग गैर कानूनी तरीके से अब उनका आदेश का पालन कर रहे हैं, कल मेरे आदेश का पालन करना पड़ेगा। मैं पुलिस की मजबूरी समझता हूं, मैं पुलिस की मजबूरी समझता हूं। आज वो जो रूलर है उसका आदेश का पालन कर रहे हैं, कल हमारे लोगों का राज होगा तो हमारी बात मानेंगे। उनकी मजबूरी है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो मैं आप लोगों को जो बात समझा रहा हूं वो संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में जो हम कर सकते हैं उसको करने के बारे में हमको सोचना चाहिए। आप बोल रहे हैं, आप यहां लिख रहे हैं कि हमारे सारे मंदिर सारे सब कब्जा कर लिया। पुरातत्व जो भारत सरकार का है, जो टैक्स देते हो, वो टैक्स पर जिनको सैलरी मिलती है वो टैक्स वाले अधिकारी जो है वो गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। मतलब कोई सबूत नहीं है। पुरातत्व में अयोध्या में बुद्ध की मूर्ति मिली, अयोध्या में बुद्ध की मूर्ति मिली, आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में अवेलेबल है अयोध्या में। राम की नहीं मिली, राम की नहीं मिली। तो ये आरएसएस वाले, बीजेपी वाले कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, राम लल्ला। तो नॉर्थ इंडिया में जो बच्चा होता है ना उसको लल्ला बोलते हैं, ए लल्ला है, बराबर विकास है? मथुरा में भी बोला जाता है, मतलब नॉर्थ इंडिया में राम लला। तो हमने देखा कि मंदिर में जो रामलला की मूर्ति मस्जिद में रखी गई थी वो भी अयोध्या की नहीं थी, वो भी गोरखपुर से लाकर वहां रखी। अरे तुम्हारा लल्ला राम जी अगर अयोध्या में मिला है, अगर मिला है तो वो लल्ला भी नहीं मिला, वो भी गोरखपुर से लाकर तुमको वहां रखना पड़ा। विलास, इसका हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो किताबें हैं, और वो किताब आरएसएस के लोगों ने पब्लिश की हुई है, वो किताब हमारे पास है। यानी मूर्ति जो है रामलला की वो भी अयोध्या में नहीं मिली, वो भी गोरखपुर से लाना पड़ा। यानी अयोध्या में कुछ मिलता ही नहीं था उनका, कुछ भी नहीं था। अरे कुछ तो थोड़ा बहुत होता है, कछु कछु नहीं था, कछु कुछ नहीं था। रंजन गोगोई जो चीफ जस्टिस थे, उनके ऊपर एक महिला के द्वारा चरित्र हनन का आरोप लगवाकर उसके द्वारा ये फैसले करवाए गए। जब हमको मौका मिलेगा ना, मिलेगा ही 200% मिलेगा ही।
तो जो लोग राम मंदिर बना रहे ना, मस्जिद थी मुसलमानों के द्वारा जब बनाई गई, तो उस समय ब्राह्मणों ने ही मुसलमानों को मदद की। हमारे पुरखों का वहां विहार था, बौद्ध विहार खत्म करने के लिए ब्राह्मणों ने मदद की, और ब्राह्मण और मुसलमान दोनों ने कब्जा किया था वहां, बराबर है विलास, दोनों का कब्जा था। भाई ये बड़ी अजीब हैरान करने वाली बात है कि जो ब्राह्मण अभी मुसलमानों से लड़ रहे थे, तो मुसलमानों के राज में ब्राह्मण और मुसलमानों ने मिलकर विहार को नष्ट किया। मुसलमानों की मदद से अयोध्या में और उसी तरह से वाराणसी में, उसी तरह से मथुरा में ये ब्राह्मणों ने किया और मुसलमानों के साथ मिलकर किया। अभी क्या कहते हैं? नहीं, मुसलमान विदेशी है। अब क्या कहते हैं? मुसलमान विदेशी है। मैंने कुछ दिन पहले घोषित किया, जो विदेशी मुसलमान थे सारे पाकिस्तान चले गए हैं। अभी भारत में जितने मुसलमान हैं सारे के सारे मूल निवासी हैं, और जिन मुसलमानों को सर्टिफिकेट चाहिए मूल निवासी का, वो मेरे से ले लिया। मैंने सारे देश भर में प्रचार शुरू कर दिया कि सारे देश भर में जो मुसलमान है, जो विदेशी थे पाकिस्तान चले गए, जो रह गए वो सारे के सारे भारतीय मुसलमान हैं, मूल निवासी मुसलमान है। और जो मुसलमान भारतीय है, मूल निवासी है, जब मैंने ऐसे किया, जब मैंने ऐसे कहा, 8 दिन के बाद मोहन भागवत ने बयान दिया। मेरे एक कहने के 8 दिन के बाद मोहन भागवत ने बयान दिया, मुसलमानों के पुरखे, हमारे पुरखे एक ही थे। अरे कालपर्यंत तुम्ही ते विदेशी आहेत असं म्हणत होता रे, आणि आता तुम्ही म्हणता तुमचे पूर्वज आणि आमचे पूर्वज एकच। अरे ही उलटी कशी काय केली? उलटी करणे म्हणतात याला, आपल्या मराठी भाषेमध्ये याला उलटी करणे म्हणतात। ये उल्टी कैसे हो गई? वामन मेश्राम की वजह से उल्टी हो गई। मैंने केवल आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाने का ऐलान किया, तो वहां 150 लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर पर स्टेट रिजर्व पुलिस के थे। तो भागवत ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है तो स्टेट के लोग हैं, तो उसमें वामन मेश्राम के लोग हो सकते हैं। अब स्टेट के रहेंगे वो भी नागपुर के, और उसमें साले मेश्राम के साथी नहीं रहेंगे, तो फिर कैसे हो सकता है? बराबर, भागवत का गलत नहीं था। भागवत ने सेंट्रल को लिखा कि ये स्टेट रिजर्व पुलिस वाले आरएसएस के हेडक्वार्टर की सुरक्षा नहीं कर सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट की लाओ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के 150 जवानों को वहां लगाया। सारे देश के लोग आरएसएस को डरते हैं, और आरएसएस के लोग वामन मेश्राम को डरते हैं। अन्यथा 150 लोगों को लगाने की क्या जरूरत थी? न्यायपालिका को धमकी देने का लेटर लिखने की क्या जरूरत थी? न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने आज तक आंदोलन के विरोध में कोई फैसला नहीं दिया। कल इधर हुआ, सारे जितने फैसले सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले आंदोलन के समर्थन में। नागपुर के हाई कोर्ट ने चंद्रशेखर के समर्थन में फैसला दिया। जो चंद्रशेखर ने सहारनपुर में हिंसा किया, हिंसा की वजह से जेल में डाला गया, वो साल भर में जेल में रहा। बराबर है परमेंद्र, तुम्हारे इलाके की बात बोल रहा हूं। उसके ऊपर यूएपीए लगाया, यूएपीए में जमानत नहीं होती, वो लगाया। उसको नागपुर में सभा करने के लिए न्यायपालिका ने अनुमति दी। अरे मैंने कौन सा जेल गया भाई, मैंने, मेरे ऊपर एफआईआर भी नहीं है, हैरान करने वाली बात है। तो आरएसएस के लोगों ने न्यायपालिका को धमकी देने का काम किया। वो जो गुप्त लेटर लिखा गया गोपनीयता के नाम पर, अगर वो मेरे वकील को दिया गया होता तो मैं इसे धमकी नहीं कहता। मेरे वकील को नहीं दिया गया,
इसलिए मैं कहता हूं धमकी है। मेरा संवैधानिक अधिकार है, मेरे वकील का संवैधानिक अधिकार है, जानने का मौलिक अधिकार है, कानून है जानने का, जानकारी का कानून बनाया भारत सरकार ने, और कोर्ट में तो फंडामेंटली है। अगर सामने वाला वकील कुछ कह रहा है तो हमारे सामने कह रहा है। तो जब मनोहर समझ गया कि उसकी दाल गलने वाली नहीं है, उसके सारे लॉजिक, उसके सारे तथ्य, सारे बात जब झुटलाई जा रही थी, तब उसने गोपनीयता का और धमकी देने का सहारा लिया। ये देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देश का संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। हम तो शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम शांति से और कानून और संविधान के दायरे के बाहर रहकर, आरएसएस के लोगों को मालूम है वामन मिश्रा कानून के विरुद्ध में नहीं जाएगा, संविधान के विरुद्ध में नहीं जाएगा। फिर वामन मेश्राम के ऊपर अगर मान लो गोली चलाना है, मान लो कोई बल प्रयोग करना है, कैसा करे? आरएसएस के लोगों ने सोचा कैसा करे? उसके मोर्चा में आरएसएस के लोग घुसा दो। इसकी भी जानकारी हमको मिली है। अब पुलिस वालों को हमने जानकारी दी कि बजरंग दल का आदमी ऐसा कह रहा था। हाँ, मतलब वो गाली वाले लेटर भी मैदान के पास आए, बहुत सारी बातें हैं जो गैरकानूनी तरीके से वो कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और लंबी बात कहे बगैर मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं कि हमें देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से ही आंदोलन करना है। कानून और संविधान के दायरे में ही रहकर काम करना है। कोई आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से, कानून और संविधान के तरीके से दायरे में रहकर ही करना है। जो नहीं करेगा और मेरी नहीं बात मानेगा, मैं उसको पुलिस को हैंडओवर कर दूंगा। क्योंकि मैं किसी कानून और संविधान के विरोध में जाकर कोई आंदोलन करने के पक्ष में नहीं हूं। जो लोग हमारे साथ चलना चाहते हैं वो संकल्प कर ले संविधान के और कानून के दायरे में रहकर काम करने का। कानून और संविधान के विरोध में जाकर हम किसी प्रकार का कोई काम नहीं करना चाहते। हमारे पास कानून और संविधान के दायरे में काम करके बहुत बड़ी ताकत, अरे 10 साल कोई बुढ़ा आदमी भी नहीं मरने वाला मेरी सुनने के बाद। 10 साल बोलेगा, 10 साल, अरे तो मैं भी 10 साल जी लेता हूं, बस 10 साल में उसको देखने को मिलेगा। मैं ऐसे हवा में नहीं फेंक रहा हूं। जितने भी आरएसएस के लोग थे, आरएसएस के विरोधी लोग थे, जितने भी सारे देश भर में, वो बोलते थे आरएसएस के विरोध में, मगर कोई आदमी आरएसएस के विरोध में जो बोलता था, आरएसएस के विरोध में कोई एक्शन करने की हिम्मत नहीं कर सका। हमने की। तमाम सारे देश भर के जितने भी आरएसएस के विरोधी लोग हैं, सब हमारे समर्थन में खड़े हो गए। बीजेपी के अगेंस्ट में जो राजनीतिक दल है, उसमें 79% गैर बीजेपी राजनीतिक दल के 79% लोग, वो भी हमारे समर्थन में। हमने सर्वे किया सारे देश भर में, सोशल मीडिया में डाटा कलेक्ट किया, 79% लोग। तो हमें हिंसा का सहारा लेने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। केवल पेशेंस की जरूरत है, संयम की जरूरत है, धीरज की जरूरत है। दुनिया में अगर कोई बड़ा काम करना चाहते हो ना, बड़ा काम, तो पेशेंस रखना सीखो। पेशेंस से करो कोई भी काम, बड़ा काम। कोई भी दुनिया में बड़ा काम पेशेंस के बगैर संभव नहीं है, संयम के बगैर संभव नहीं है। पेशेंस रखकर ही दुनिया में बड़े बड़े काम हुए हैं। संगठित शक्ति पेशेंस से ही बनाई जाती है। मैं खुद 18 साल 3-4 महीने का था, तब से लेकर अभी 65 साल की मेरी उम्र है,
47 साल से कर रहा हूं। 47 कोई छोटा मोटा समय नहीं होता है। इतना साल लगाकर इतना विशाल संगठन खड़ा किया। आज हमारे पास संगठित शक्ति है। संगठित शक्ति के बल पर 5 मार्च 2019 को हमने 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में भारत बंद किया और नरेंद्र मोदी को संसद में संविधान संशोधन करने के लिए मजबूर किया और नरेंद्र मोदी ने संविधान में संशोधन किया। ये हमारे भारत बंद की वजह से। 29 जनवरी 2020 को सीएए के विरोध में हमने भारत बंद किया। आज तक भारत सरकार सीएए लागू करने के लिए रूल तक फ्रेम नहीं कर पाई। लागू करने की तो दूर, रूल फ्रेम नहीं कर पाई अभी तक सीएए का कानून लागू करने के लिए। और रूल फ्रेम किए बगैर कोई कानून लागू नहीं होगा एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो हमने सीए का कानून डस्टबिन में लाके रखा हुआ है, अभी तक लागू नहीं हुआ है। हमारे भारत बंद की वजह से इससे सिद्ध होता है कि हमारी संगठित शक्ति छोटी मोटी नहीं है। हमारे पास केंद्र सरकार नहीं है। केंद्र सरकार आरएसएस के पास है। आरएसएस के लोग परेशान हैं किस बात से? केंद्र सरकार हमारी, 303 मेंबर पार्लियामेंट हमारे, 17 राज्यों के मुख्यमंत्री और विरोधी पार्टी के लोग हमारे, कई हजार एमएलए हमारे, कई राज्यों की सरकारें हमारी, सारा देश जो है वो हमारा, सारे देश पर हमारा नियंत्रण। मगर भारत बंद वामन मेश्राम परेशान। आरएसएस के लोग किस बात से परेशान है? ये सारा हमारा है मगर भारत बंद वामन मेश्राम का है। अरे ईवीएम मशीन में वोटों की चोरी करके सरकार बना सकते हो, जनता को जबरदस्ती से समर्थन में कैसा खड़ा करोगे? ईवीएम से वोटों की चोरी करवा के बहुमत हासिल कर सकते हो मगर जनता को आपके समर्थन में जबरदस्ती से कैसे खड़ा कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसलिए जनता हमारे समर्थन में है, जनता हमारे समर्थन में है। इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, पेशेंस रखो और आने वाले 10 साल में वेट एंड वॉच। इस देश में हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से संविधान और कानून के दायरे में रहकर क्रांति करने लायक है। इतनी बड़ी संगठित शक्ति हमने निर्माण की है। इसलिए मैं यही बात आखिरी कहते हुए कि संगठित शक्ति निर्माण करने के लिए कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करने की जरूरत है, शांतिपूर्ण तरीके से काम करने की जरूरत है। जो लोग हमारे साथ रहकर काम करना चाहते हैं वो गाढ़ बांध ले। इस तरीके से हम काम करेंगे। जिनको ये सिद्धांत मंजूर है वो हमारे साथ आए, जिनको ये सिद्धांत मंजूर नहीं है वो हमारे साथ नहीं आए, कोई बात नहीं है, विचार करें। मैं आपको अपील करता हूं कि जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के लोग आपके सारी विरासत पर जिन लोगों ने कब्जा किया, संवैधानिक तरीके से संगठित शक्ति का निर्माण करो और संगठित शक्ति का निर्माण करने के बाद जिन्होंने जबरदस्ती करके ऐसा काम किया उसके पिछवाड़े पर लात मारने की ताकत पैदा करो संवैधानिक दायरे में रहकर। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के जो लोग हैं वो सारी विरासत जो आपकी है आपको मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। यहां माइक पर चर्चा करने से भी नहीं मिलेगी। संगठित शक्ति का निर्माण करो और आप लोगों को बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के जो लोग हैं उनको सारे देश भर में, हमारा नेटवर्क सारे देश भर में फैला है। 6000 शाखाएं ऑल इंडिया में, 31 राज्यों में 6000 शाखाएं तैयार करने के लिए आपको हर संभव मदद करेंगे। मुसलमानों को भी करेंगे, सिखों को भी करेंगे,
जैनों को भी करेंगे जो बैकवर्ड है तमाम, लिंगायत लोगों को भी करेंगे। वो सारे लोग हमारे साथ है, लिंगायतों का संगठन है, जैनियों का संगठन है, बुद्धिस्ट लोगों का संगठन आप लोग कर रहे हो। तो ये तमाम जो 6 जो प्रमुख माइनॉरिटी है भारत में, जो ब्राह्मणवाद से पीड़ित है, उन लोगों को भी हम लोग साथ में लेकर चल रहे हैं। और ऐसे भी बहुत सारे लोग यहां आए हुए हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग आए हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग आए हैं, नॉमिडिक ट्राइब के लोग आए हैं, एमबीसी के लोग आए हैं, ओबीसी के लोग आए हैं, माइनॉरिटी के लोग आए हैं, वो सारे इस आंदोलन में शामिल हैं। हम लोगों को इस तरीके से आंदोलन करना है। तो मैं इतना ही इस मौके पर अपनी बात कहता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।